हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों हम एक साथ लेकर चलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले बच्चों आपको अच्छी स्थिति समझना है। अच्छी स्थिति, मान लीजिए आपके पास वैद्युत द्विध्रुव है। द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आप लोगों को क्रम से मैं इसलिए बताता हूं, इसके पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, सारा चीज आपको क्रम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है ना, तो बच्चों को भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लास में यदि आप आए हैं और इसके पहले यदि आपने नहीं पढ़ा तो फिर मजा ही नहीं है शिव सर के वीडियो को देखने में, क्योंकि बच्चों जब आप क्रम से चढ़ते हैं ना सीढ़ी में तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अचानक बीच में जंप करेंगे, गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को गिरना नहीं है, बल्कि बेहतर से बेहतर एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ना है। तो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे थे, दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब उस द्विध्रुव के अक्ष पर यदि कोई बिंदु ले लेते हैं जहां पर दोनों आवेश के कण तीव्रता निकालते हैं, वो उसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। और प्यारे बच्चों, यदि हम उसके अक्ष के लंबवत, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू है बच्चों और ये माइनस क्यू है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके अक्ष पर प्यारे बच्चों, इसके अक्ष पर कोई बिंदु ले ले, चाहे इधर हम कोई बिंदु ले लें, चाहे इधर हम कोई बिंदु ले लें, कहीं भी तीव्रता निकल सकती है बच्चों, तो ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं बच्चों। लेकिन वहीं पे ये अक्ष है आपका और इस अक्ष के लंबार्धक कोई बिंदु स्थित हो गया है ना, लंबवत बच्चों, मध्य बिंदु पे लंबार्धक जब बिंदु, तो आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो पहले तो आपको डेफिनेशन यही क्लियर करना है कि प्यारे बच्चों, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उसे बच्चों इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहा जाता है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यदि वो वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक अक्ष पर खींचा गया जो रेखा है उस पर स्थित है बच्चों, या लंबार्धक पर स्थित है, वो आपका निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो आपका परिभाषा क्लियर हो जाता है कि वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव तो आपको क्लियर है कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आपका एक दो विजातीय आवेश है जो कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हैं बच्चों, है ना, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को आगे बढ़ा दें और उस अक्ष पे कोई बिंदु ले ले जहां पर तीव्रता निकालना है, वो अक्षीय स्थिति कहलाएगा। और लंबार्धक पर हम, कहने का मतलब वैद्युत द्विध्रुव है, लंबार्धक का मतलब क्या है? अर्धक, यानी बीचों बीच जो लंब खींचा जाता है उस अक्ष पर यदि कोई बिंदु है, वो बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाता है। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम बनाते चलूंगा बच्चों, आप लोगों को क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले अपन एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव, देखिए यहां पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। एक बिंदु यहां पर है बच्चों जिसको हम ए से बोल देते हैं, और एक बिंदु यहां पर बच्चों जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे प्यारे बच्चों आपका प्लस क्यू आवेश है, यहां पे आपका माइनस क्यू आवेश है। यदि दोनों के बीच की दूरी की बात करें बच्चों, दोनों के बीच की दूरी की, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है प्यारे बच्चों, इस दूरी को हम लेते हैं 2a। क्या लेते हैं बच्चों? 2a। क्या लेते हैं बच्चों? 2a, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है 2a है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु लेंगे बच्चों, इसका जो मध्य बिंदु है वो O है बच्चों। क्या है? मध्य बिंदु O है, याद रखिएगा आप लोग, मध्य बिंदु O है। दोनों के बीच की जो लंबाई है बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को समस्या जाएगा, लेकिन ये लंबाई है जो बच्चों 2a है। लंबाई को अपन यहां से ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है बच्चों 2a है, यानी मध्य बिंदु से O से A की दूरी आपका बच्चों स्मॉल a और O से B की दूरी भी स्मॉल a है। ये दोनों चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसका अक्ष क्या है बच्चों? यदि इसकी बात करें हम कि अक्ष बता दो, तो इसका अक्ष एक प्रकार से यहां पे एक अक्ष बनेगा, जिसका ये अक्ष हो गया। ठीक है, ये अक्ष हो गया। अक्ष हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, इस अक्ष पर किसी भी बिंदु पर हम मान लीजिए केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु O ले लेते हैं। यहां पर बिंदु O ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, सॉरी O नहीं लेते, बिंदु P ले लेते हैं।
कितनी दूरी पर, O से R दूरी पर। ये अपना अक्ष है बच्चों, क्या है, अक्ष है। तो अक्ष से यहां से देखना, केंद्र से हम कहते हैं कि R दूरी पर, ये दूरी जो है वो हम ले लेते हैं बच्चों R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, यही चीज आप लोगों को हम यहां पर दिखाएंगे जो हमने समझाया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेश से निर्मित है बच्चों। उसके बीच जो अल्प दूरी 2a है, K प्रवैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे डायग्राम बनाते लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस देखकर बनाए ताकि आपको समझ में आए बच्चों, ठीक है। आपको फिर डायग्राम बनाना है, यही चीज मैं जो आपको समझा रहा हूं यही आपको सेम टू सेम डायग्राम बनाना है। तो क्लियर है बच्चों, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है सर। अक्ष का मतलब इसको दोनों साइड कहीं भी हम खींच सकते हैं तो बच्चों ये उसका अक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, अक्ष हो जाता है। अक्ष पर कोई बिंदु P हम ले लिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब आपको अगला पॉइंट क्या रखना है याद कि यदि बच्चों प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा है उससे बाहर की ओर चलती है, और यदि माइनस Q आवेश है बच्चों तो विद्युत क्षेत्र रेखा उसके अंदर की ओर चलती है। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है ना कि यदि प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, मतलब उसकी तीव्रता भी बच्चों बाहर की ओर होगी। तो यहां पर मैं यदि आपसे बोलूं, यदि प्यारे बच्चों आपसे बोलूं कि E1 यानी आपका प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो कहां की ओर होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी। कहां की ओर होगी, बाहर की ओर की, क्योंकि प्लस Q के कारण तीव्रता बाहर की ओर लगेगी। बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता अंदर की ओर लगेगी बच्चों। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया, इसके पीछे कारण है। माइनस Q पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तो माइनस Q की डायरेक्शन इधर होगी बच्चों और प्लस Q की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, कोई रोक टोक नहीं भाई, डायग्राम के बिना कुछ काम नहीं होने वाला बाबू, ठीक है। R दूरी पर हमने ले लिया है, जो आप लोगों को L दूरी लेना है तो L दूरी ले सकते हैं, जो भी लेना है तो ले सकते हैं, क्लियर। अब बच्चों एक और यहां पे फार्मूला लगने वाला है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। जैसे हमारे पास एक आवेश है, एक आवेश प्लस Q आवेश है, इसके कारण बच्चों ये विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, सही है कि नहीं। पढ़ाया हमने, नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब ये विद्युत क्षेत्र जनरेट आ गया, इससे R दूरी पर एक बिंदु आ गया P, है ना, जहां पर एक परीक्षण आवेश आता है, परीक्षण आवेश। तो फिर ये बल का अनुभव करता है बच्चों। इस प्लस Q आवेश ने अपना विद्युत क्षेत्र जमा रखा है। जैसे हम बोलते हैं हमारा क्लासरूम बढ़िया है ना, जमा हुआ है। यहां पर कोई बच्चा आएगा तो बल का अनुभव करेगा कि नहीं, जी हाँ, बल का अनुभव करेगा ना। तो कोई आवेश आया बच्चों तो बल का अनुभव करेगा ना। उसकी तीव्रता कितनी होगी, तो R दूरी पर बात की जा रही है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। तो इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम है बच्चों तो K प्रवैद्युतांक का माध्यम है, किस आवेश के कारण, तो Q हो जाएगा। और प्यारे बच्चों दूरी अपना कितना है, R, तो R²। ये जो तीव्रता होता है बच्चों किसके कारण होता है, बिंदु आवेश के कारण। ये दूरी क्या है, जो हमने आवेश है, यहां पे जो परीक्षण आवेश आया है जिस पर बल लग रहा है उसकी दूरी है। यानी कहने का मतलब प्लस Q से कितनी दूरी पर तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी R है। यदि बच्चों यहां पर A होता तो बोलते AP, यहां पर B होता तो BP। तो ये फार्मूला लगने वाला है। अच्छा, ये फार्मूला क्यों लगाओगे सर, अरे भाई हमने क्या बताया, यदि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है सर, वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव का एक अक्ष है, अक्ष पर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो तीव्रता यहां पर दोनों आवेश के कारण लगेगा। पहला प्लस Q के कारण भी लगेगा, दूसरा माइनस Q, दोनों वहां पे बल लगाएंगे तो तीव्रता दो होगी, एक E1 और दूसरा E2। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि प्यारे बच्चों कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, कहां पर बच्चों, बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, जरा बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो बोलोगे सर ये E1 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये K हो जाएगा बच्चों, आवेश अपना है तो आवेश रहेगा ही, लेकिन दूरी की बात करें तो दूरी A से P बच्चों तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी का वर्ग होता है बच्चों, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, दूरी का वर्ग मतलब A से P तो AP का बच्चों A दूरी का वर्ग होगा। अच्छा, AP मुझे निकालना है, मैं इसलिए इसको फुर्सत में बनाया हूं ताकि मजा भी आए समझाने में। मुझे बच्चों AP का मान निकालना है, ठीक है, और मुझे पता है, किसका मान पता है, O से P का मान पता है R, और बच्चों A से O का मान पता है स्मॉल a।
तो यदि R में A को घटा दूं तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ढंग से समझना बाबू, ढंग से समझना। मैं फिर से क्या कह रहा हूं बाबू कि A से P की दूरी निकालनी, क्योंकि हम बिंदु आवेश कण जब तीव्रता निकालते हैं तो दूरी की जरूरत पड़ती है। अच्छा बाबू, A से P तक निकालना है, मुझे नहीं पता। अच्छा, O से P तक तो पता है ना R, हाँ सर R है। अच्छा, O से A तक तो पता है ना स्मॉल a, क्यों? क्योंकि ये टोटल लंबाई 2a है और ये मध्य बिंदु है बबुआ। मध्य बिंदु से अपना 2a को आधा करेंगे तो a तो हो जाएगा ना, इसलिए तो 2a लेकर चल रहे हैं, a लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों समझने में आसान रहे। क्या रहे? समझने में आसान रहे। तो बच्चों हमको पता है कि O से A तक, O से A तक A है, O से P तक R है, तो R में से A घटा दें तो अपना AP का मान निकल कर आ जाएगा। AP का मान, ये बच्चों अपना यहां से यहां तक R है और ये A है, तो यहां तक हम निकाल सकते हैं। R में A को क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट लिखेंगे। क्या करेंगे यहां पर? चूंकि देखना बच्चों, यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिखोगे। क्या लिखोगे सर? AP बराबर, चूंकि AP बराबर हमने क्या कहा, OP में OA को घटा दो, मतलब प्यारे बच्चों R में A को घटा दो, R में A को घटा दो। तो यहां पर जो बल लग रहा बच्चों A से P के ही अनुदिश लगता है। अनुदिश मतलब किस दिशा में बल लगता है, इसलिए यहां पे बता दिया गया किसके अनुदिश। ठीक है, A से P के अनुदिश लग रहा है। अच्छा चलो यहीं पे अपन लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं बच्चों। यहां पे डायग्राम, आप डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, फिर बच्चों Q अपान R माइनस A का स्क्वायर। दूरी भैया AP का स्क्वायर मतलब R माइनस A का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। अब हमको आगे क्या करना है, ये पहले आवेश के कारण प्लस Q के कारण तीव्रता निकल कर आ गई। अब बच्चों माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु कहां पर प्यारे बच्चों? बिंदु P पर तीव्रता। तो आप लोगों को फार्मूला बताया हूं, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है? 1/4πε0। ठीक है, ओके बच्चों। आवेश कितना है? Q। दूरी कितना है? तो B से दूरी P, तो BP का स्क्वायर। इस बार जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बच्चों? उस बार A से P के अनुदिश था, लेकिन इस बार अंदर की ओर है, P से B के अनुदिश। P से B के अनुदिश, P से B के अनुदिश, क्योंकि दिशा बता रहे हैं हम। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर देखना खेल, अब यहां पे फिर से समझना बच्चों। हमें पता है कि यहां से यहां तक का मान कितना है? A है। क्यों सर? O से P का मान R है और O से B का मान A है। A क्यों है? क्योंकि बच्चों ये अपना 2A है ना टोटल, तो ये A और A मिलाकर 2A बना है। निरक्षीय स्थिति में भी यही चीज काम में आने वाला है, तो आप लोग फिर परेशान नहीं होंगे, है ना, निरक्षीय स्थिति में। तो बच्चों आप लोग यहां पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि चूंकि यदि BP बराबर हम बोले तो आप कहोगे सर OP में OB को जोड़ दो, मतलब R में A को जोड़ दो, तो बच्चों यहां पे BP का मान आ जाएगा। इसलिए E2 बराबर 1/4πε0 के रखना Q अपान R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर। और इसको आप समीकरण 2 दे दो, समीकरण 2 दे दो बच्चों। अब देखो परिणामी तीव्रता निकालना है। परिणामी तीव्रता का मतलब अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो। चूंकि बच्चों चूंकि E2 का मान जो है वो छोटा है E1 से, ठीक है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, किसकी तीव्रता बात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे सर? परिणामी निकालने का मतलब यह है तीव्रता कि भाई यदि हम परिणामी तीव्रता निकालना चाहते हैं E, तो क्या करेंगे? अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। अधिक कितना है बच्चों? समीकरण 1 में
हमने समीकरण 1 में देखा था 1/4πε0 के Q/r-a का स्क्वायर। सर समीकरण 1 हमने नहीं देखा, अरे ऊपर ही लिखा है बाबू। ठीक, समीकरण 2 कितना है 1/4πε0 के Q/r+a का स्क्वायर। अच्छा हमने नहीं देखा, अरे बाबू यहां पे लिखा हुआ है। समीकरण 1 और 2 आपने देख ली है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो कॉमन है बच्चों, जो दोनों में है, देखो Q यहां भी है, Q यहां भी है, ले लो 4πε0 यहां भी है, ये तो उभयनिष्ठ ले लो, जिसे हम बोलते हैं कॉमन। जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, 4πε0 के बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 1/r-a का स्क्वायर बचेगा, माइनस में 1/r+a का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जरा गौर करके देख लो, आप लोग देख लो थोड़ा सा मैंने क्या उभयनिष्ठ लिया है, नहीं तो बाद में कह दो कि सर हमको समझ में नहीं आया। देखो बाबू Q यहां भी है, Q यहां भी हमने बाहर ले लिया, 4πε0 के यहां भी है, यहां भी है, हमने बाहर ले लिया, जो बचा उसको लिख दिया। अब देखो बच्चों, आप लोगों से यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो गौर से समझना, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक काम कहूंगा कि इसको इधर मारो धक्का तो r+a का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर मारो धक्का तो r-a का स्क्वायर हो जाएगा। धक्का मारने वाला ठीक है, और नीचे दोनों को लिख दो क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो एलसीएम लोगे बच्चों तो दोनों का गुणा ही होगा। ये लो बच्चा, बच्चा पार्टी, हमने क्या करा, इसको इधर मारा धक्का, इसको इधर मारा धक्का। अब यहां पे थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। कैसे लेंदी होने वाला है, इसको तोड़ेंगे, जो तोड़ेंगे ना वही तो दिक्कत करता है। यहां पे बराबर इतना स्पेस दे देता हूं बच्चों, Q/4πε0 के, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं क्योंकि इसको तोड़ना है। a+b का होल स्क्वायर तोड़ो जरा, a² + b² + 2ab, ब्रैकेट लगा दो, माइनस बच्चों इसको भी आप लोग तोड़ो, a² + b² - 2ab, ये कर दिया अपन ने। और नीचे जरा a + b a - b का फार्मूला बताओ, a + b a - b का होता है a² - b², a + b a - b का मतलब होता है a² - b², यानी r² - a²। बाकी बच्चों वर्ग लगा है तो वर्ग को मत छोड़ना, है ना, यदि भाई साथी है तो साथी को मत छोड़ना। ये फार्मूला आप लोगों को नहीं पता तो याद कर लो, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग याद कर लो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a² + b² + 2ab। हाँ सर ये होता है a - b का वो होल स्क्वायर, 9th क्लास में तो पढ़ा ही है बच्चों, नहीं 8वीं में पढ़ लिया आपने, a² + b² - 2ab। और एक फार्मूला ये भी आपने पढ़ा है, a - b और a + b, इसका जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों a² - b²। तो ये फार्मूला जो है वो माइंड में याद रहना चाहिए, नहीं बन रहा है तो अभी याद कर लो, नहीं तो बाद में आप लोग कहोगे सर ये क्या हुआ। अब थोड़ा गौर से देखना बच्चों, ये r² में माइनस है तो r² से r² कट जाएगा ना, हाँ सर, a² में माइनस लगा है तो a² तो कट जाएगा ना, तो बच्चों ये r² से r², a² से a² कट जाएगा, तो बचेगा कितना Q/4πε0 के। अब देखो बच्चों 2ra बचेगा, और ये माइनस गुणा माइनस से होगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा 2ra, नीचे प्यारे बच्चों r² - a² का होल स्क्वायर है। 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, देखना तो E बराबर अपना आया 1, ये Q है, अपान 4πε0 के, फिर कितना है बच्चों 4ra है, नीचे r² - a² का होल स्क्वायर। अब यदि प्यारे बच्चों थोड़ा समझना, चाहे आप यहीं पे कर दो चाहे अगले स्टेप में कर दो, बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं कि सर हमको नोट्स मिल जाता तो और मदद मिल जाती, तो नोट्स के लिए बच्चों ये कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। कितना रुपए लगता है, मात्र 100 रुपए। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है कि सर नोट्स मिल जाता तो हमें मदद मिल जाती, तो ये नोट्स के लिए हमारा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना चाहता है तो नोट्स ले सकता है। यदि मैं इसको एक अरेंजमेंट कर दूं, 1 मिनट
यहां पर फिर अगले स्टेप में चलते हैं। इसको मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको बच्चों थोड़ा देखिएगा, Q इंटू 2a कर दूं, Q इंटू 2a कर दूं तो कितना बचेगा जरा। Q इंटू 2a, Q है 2a, इसको अलग कर दो तो 2r बचेगा, 2r बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए कर रहा हूं, समझना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों एक Q है, यहां से 2a अलग कर दिया तो 2r बचेगा, 2 दूना 4, कि चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2a, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है भैया, आप लोगों को बता दिया हूं, जिनको नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप कर सकता है ना 96 85 29 91 49 पर। अब इसके जगह हम P रख दें बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हो जाएगा बच्चों 2 है, यहां पे P रख देंगे तो 2 हो जाएगा, P हो जाएगा और एक R बचेगा, ठीक, डिवाइड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर। देखो इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, 1 2 था 3, ये भी आपका एक प्रकार से तीव्रता का फार्मूला आ गया ये भी, लेकिन यहां तक बच्चों आपको करना पड़ेगा, ये आपका एक प्रकार से तीव्रता निकल कर आ गया है ना, क्योंकि प्लस की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अपनी तीव्रता निकल कर आ चुकी है। लेकिन इसके और भी कई कंडीशंस हैं। कंडीशन का मतलब जैसे मान लीजिए यदि हम कह रहे हैं, थोड़ा समझिए कि माना द्विध्रुव का आकार छोटा है, या आप ऐसा लिख सकते हो कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है बच्चों। अर्थात जब द्विध्रुव का आकार छोटा है, इसका मतलब उसके बीच की जो दूरी हमने लिया 2a यानी स्मॉल a लगभग ना के बराबर है, इसलिए इसकी a की उपेक्षा कर लेंगे बच्चों। इसलिए a की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करने पर, ठीक है। द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा है तो एक ही क्या उपेक्षा मतलब हटा दो। जब हटाएंगे बाबूजी तो कितना बचेगा, देखना E बराबर कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर कितना बचा बच्चों 2pr, नीचे a हट जाएगा तो r का पावर 4 हो जाएगा, और देखो एक r से r और कट जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक और r कट गया बच्चों तो अपना हो गया 2p/r के पावर 3। ये भी अपना एक समीकरण आया, क्या आ गया, एक समीकरण आया, मतलब E बराबर कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p/r³। ये भी आपका बच्चों एक समीकरण है, 4, और ये भी आपका एक तीव्रता है, ये भी आपका एक तीव्रता है। यदि सदिश रूप में बात करें बच्चों, किस रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो ये वेक्टर लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर बच्चों अपना 2p/r³ रहता है, ये सदिश फॉर्म में होता है। एकांक सदिश लगा सकते हो आप लोग, लगाना है तो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, क्लियर। अब यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, इसका मतलब वायु या निर्वात का मतलब k का मान कितना हो, 1 होता है। वायु निर्वात के लिए प्रवर्धन कितना होता है, 1 होता है। तब प्यारे बच्चों, तब E बराबर अपना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, वो भी 2p के साथ। और ये फार्मूला आप लोगों को ना बहुत बार देखने को मिलता है बाबूजी, बहुत बार आप लोग देखने को मिलता है।
ठीक, ये फार्मूला आपको बहुत बार देखने को मिलता है। क्लियर, कुछ समझ में आया? सदिश रूप में लाओ चाहो तो सदिश रूप में कर सकते हो। ये अपना अक्षीय स्थिति का हुआ बच्चों। अब हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति थोड़ा सा आसान है, जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधा चीज अब आपने समझ लिया, अब आपको निरक्षीय स्थिति समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति आपने तो यही समझा कि अब इसके लंबार्धक पर स्थित हो सर। तो अक्ष पर आप लोगों को यदि स्क्रीनशॉट लेना बाबूजी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। कुछ नहीं भाई, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड पेज ये हो गया, थर्ड पेज ये हो गया बच्चों। इसके बाद अपन बात करते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव लेंगे और उसके लंबार्धक परिस्थिति। हमने स्टार्टिंग में ही परिभाषा बता दी है। जब स्टार्टिंग में परिभाषा बता दी तो सीधा डायग्राम बनाओ सर। क्या बना दो? डायग्राम। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना होगा? एक तो प्लस क्यू है, ठीक है, बिंदु ए है बच्चों, और दूसरा है अपना बिंदु वी। ये आपका बिंदु, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक। ये बिंदु है बी, यहां पे बच्चों माइनस क्यू आवेश है। इसको अपन ए बिंदु दे देते हैं और यहां पर बच्चों बिंदु वी दे देते हैं, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी है उसकी लंबाई कितनी है? 2a है। मतलब यदि यहां से हम कह दें आपको, यहां से यहां तक की यदि हम बात करें, a से b तक की बात करें तो 2a है। ये तो आपने पढ़ा है। मध्य बिंदु जो O है बच्चों, मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर, कहां? लंबार्धक पर बच्चों, कहां? लंबार्धक पर एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कहां होगी? जरा बताना बच्चों। प्लस क्यू आवेश के कारण, यहां के कारण तीव्रता किस डायरेक्शन पे होगी? बताओ आप लोग। देखना बच्चों, ये प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन इस दिशा में होगा, ठीक। लेकिन भाई ध्यान रखना आप लोग, बाहर की ओर होगा बच्चों। और इसके कारण जो तीव्रता का डायरेक्शन, ओ माय गॉड, इसके कारण जो तीव्रता का डायरेक्शन बाहर की ओर नहीं होगा, इसके कारण बाहर की ओर नहीं होगा, ये माइनस है बच्चों, ये अंदर की ओर होगा। इसमें जो तीव्रता का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसमें बाहर की ओर था, लेकिन इसमें बाहर की ओर नहीं हो सकता, ये अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा बच्चों, क्योंकि ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। तो माइनस क्यू के कारण तीव्रता अंदर की ओर होती है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता बाहर की ओर होती है, ठीक है। अब यदि प्यारे बच्चों हम बात करें कि ये कोण कितना बनाता है, तो ये थीटा कोण बनाता है। तो यहां पर भी बच्चों यदि मैं इसको ऐसा खींच दूं तो यहां पे जो कोण बनेगा ये थीटा कोण बनेगा। जो E1 है बच्चों, ए के कारण जो E1 हमने लिया है वो ऊपर की ओर है, और जो E2 हमने लिया है, E2 जो है बच्चों वो नीचे की ओर है। कहां की ओर बच्चों? नीचे की ओर। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालना है, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगा? यहां पे अपना कोण है बच्चों थीटा, इधर भी कोण थीटा है, दोनों में कोण थीटा है, इधर भी अपना कोण थीटा ही है। कितना कोण है? थीटा है। इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। E1 को दो घटकों में वियोजित करते हैं। कैसे? थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, इस तरीके से अपना E1 है, क्या है? E1 है, इसका मान E1 है, और हमने ऐसा खींच दिया। हमने यहां पे बोल दिया बच्चों, यहां पे मान लीजिए भी समझो, एक हमारा बिंदु यहां पर है, एक बिंदु हमारा यहां पर S है, यहां पर P है, यहां पर T है। अभी कुछ भी समझो, अभी आपको सिर्फ समझना है। यहां पर P है, यहां पर T। अब सिर्फ समझना बच्चों, यहां पे थीटा है। तो यदि मैं साइन थीटा बराबर आपसे कहूं, साइन थीटा बराबर क्या कहूंगा, तो ये साइन थीटा अपना ये होता बच्चों लंब, मतलब ST, ये ST। और बच्चों कर्ण मतलब ये अपना E1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ST की बात करूं तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। मतलब जब लंब की बात करता हूं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ये लंब में साइन थीटा हमेशा सेट होता है। और जब बच्चों इस आधार के लिए निकालूंगा तो कॉस थीटा लगाऊंगा, क्योंकि कॉस में आधार सेट होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार मतलब PT है, आधार क्या है? PT है। कर्ण कितना बच्चों? PS है, यानी E1 है। तो PT बराबर हो जाएगा E1 कॉस थीटा।
ये आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं कि जब भी बच्चों किसी को दो घटकों में वियोजित करें, क्योंकि ये टेढ़ा बल लग रहा है, टेढ़ा तीव्रता है, या तो अक्ष पर या तो निरक्ष पर कितना तीव्रता यही तो देखना है। तो बच्चों इसको दो घटकों में बांटेंगे तो दो घटकों में बटेगा, एक E1 sin थीटा, तो E1 sin थीटा कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। बड़े गौर समझना, E1 sin थीटा कहां लगेगा बच्चों? ऊपर की ओर लगेगा। E1 sin थीटा, E1 sin थीटा कहां लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। E1 sin थीटा कहां लगेगा? ऊपर की ओर। और E1 cos थीटा कहां लगेगा? E1 cos थीटा बच्चों क्षैतिज अक्ष में लगेगा। ऐसे बच्चों E2 के कारण जो E2 sin थीटा है वो कहां लगेगा? नीचे लगेगा। E2 sin थीटा कहां लगेगा? नीचे लगेगा। लेकिन जो E2 cos थीटा है, E2 cos थीटा है बच्चों, E2 cos थीटा है जो केवल और केवल कहां लगेगा? क्षैतिज अक्ष में लगेगा। ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा। इसके पीछे कारण, इसको आप जब यहां पे त्रिभुज बनाओगे बच्चों, तो त्रिभुज बनाओगे तो ये लंब होगा, और लंब वाला हमेशा साइन से, और ये आधार होगा, आधार काश से। जैसे बच्चों यहां पर भी यदि आप ऐसा खींचोगे तो ये अपना लंब हो जाएगा, लंब हमेशा साइन से, आधार हमेशा काश से। ये रिप्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको अब भटकने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये चीज क्लियर बच्चों? तो यदि मैं आपसे कह दूं बच्चों कि ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से आवेश से निर्मित है, ठीक है। इसके लंबार्धक यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसकी दूरी हम कितना लेते हैं बच्चों? R दूरी। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप लोग कहोगे कि A के कारण कितनी तीव्रता है और B के कारण कितनी तीव्रता है। तो दोनों के कारण तीव्रता समान होगी बच्चों, दोनों के कारण तीव्रता समान नहीं, सॉरी तीव्रता समान है, दूरी समान है, लेकिन तीव्रता थोड़ा सा अलग अलग होगा क्योंकि दूरी अलग अलग हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही चीज बताऊंगा बच्चों कि निरक्षीय स्थित है क्या। तो वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है, वो आपका बच्चों निरक्षीय स्थित कहलाता है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से आवेश निर्मित है, जिसके बीच की दूरी 2a है, के परिवर्तितांक के माध्यम में रखा हुआ है। तो बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके? प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तीव्रता बस लिख देना, विद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों? बताओ जरा, बताओ, आप लोग बता सकते हो? हाँ सर E1 कर लो, E1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश Q है और दूरी अपना हो जाएगा A से P, तो AP का स्क्वायर। ये डायरेक्शन कहां होगा बच्चों? AP के अनुदिश ही लगेगा, AP के अनुदिश, उसी डायरेक्शन पे लगेगा, AP के अनुदिश लगेगा। किसके? AP के अनुदिश। थोड़ा ढंग से समझना, AP के अनुदिश का मतलब, अरे बाबू कहां चला गया यार, ये AP के अनुदिश बच्चों, AP के अनुदिश E1, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पर बच्चों? बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितना हो जाएगा बच्चों? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q अपान B से P, तो BP का स्क्वायर। इस बार डायरेक्शन कहां से? B से P के अनुदिश, P से B की ओर। देखो डायरेक्शन भी देख लो आप लोग, देखो P से B के अनुदिश लग रहा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश से तीव्रता अंदर की ओर लगता है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों, इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं कह दूं बच्चों, थोड़ा सा समझो कि जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मैं आपसे यदि कह दूं कि लिखना है, यदि E1 को दो घटकों में क्या किया जा सकता है बच्चों? वियोजित किया जा सकता है। वियोजित किया जा सकता है। कौन सा? एक तो अपना E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक, और प्यारे बच्चों E2
सॉरी E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। इसको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट भाई। अब प्यारे बच्चों, E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जैसे E1 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, वैसे E2 को भी, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। जैसे E1 को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, वैसे E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि E1 और E2 sin थीटा जो है, sin थीटा वाले जो फॉर्मेट है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता वो केवल E1 cos थीटा हो जाएगा और बच्चों E2 cos थीटा हो जाएगा। फिर समझना ये क्यों लिख दिया मैंने। E1 को दो घटकों में वियोजित किया, ठीक है, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में, E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में। ऐसे E2 को भी दो घटकों में वियोजित किया, एक E2 sin थीटा और E2 cos थीटा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में। चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, केवल परिणामी तीव्रता क्षैतिज वाला होगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। इसलिए तो कहता हूं बच्चों की नोट्स जरूर ले लो यार, नोट्स मात्र 100 रुपए में, और प्रॉपर आपको ऑल चैप्टर नोट्स दे दिए जाते हैं ताकि आपको कभी भटकना ना पड़े। अब आप सबको पता है कि यदि दूरी समान है बच्चों तो तीव्रता भी समान होगी। दूरी समान है, ठीक है, चूंकि आपका A से P की दूरी और B से P की दूरी समान है, इसलिए बच्चों E1 और E2 लगभग समान होगा। तो ये भी E1, ये भी E1 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अभी खेल में और ट्विस्ट आने वाला है, अभी कहानी इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा बच्चों। अब देखना थोड़ा सा देखना, ये एक त्रिभुज है बच्चों, इस त्रिभुज में हमको cos थीटा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ले लो बच्चों अपना समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण अपना AP, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब आपका OP, धन आधार का वर्ग, आधार मतलब OA, मतलब AP का जो स्क्वायर है ना वो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी AP जो है ना प्यारे बच्चों वो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब प्यारे बच्चों इसी से cos थीटा निकाल दो। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब का वर्ग बराबर सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमारा कर्ण बच्चों अपना AP था, लंब अपना OP था, आधार अपना OA था, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दिए। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण मतलब OP बटा मतलब OA बटा OP। आधार क्या है? OP, और आधार अपना क्या है बच्चों? आधार क्या है? OA, और AP जो है अपना कर्ण है। देखो cos थीटा का फार्मूला 10th क्लास में पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा तो भी याद कर लो। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार अपना OA, कर्ण अपना AP। AP का मान हमें मिल गया सर, OA का मान तो हमें A है पता, और AP का मान है अंडर रूट R² प्लस A²। क्या बात है भाई, मतलब
पहले तो अपन यहां पे बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि E1 का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में, तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 के Q अपान AP का स्क्वायर कॉस थीटा। अब बच्चों हमने AP का मान भी निकाल रखा है, AP व कॉस थीटा का मान रखने पर सर कितना मान हमने मान रखा है, तो देखना बच्चों कितना मान रखा, 2 इंटू 1/4πε0 के Q अपान AP का मान कितना है, √r² प्लस a स्क्वायर, बाकी वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। कॉस थीटा का मान कितना है, आया है a अपान √r² प्लस a स्क्वायर। ये Q है बच्चा, ये Q है, ये क्या है, Q है। अभी हमने वैल्यू पुट करा है, कहां से वैल्यू पुट करा है, AP का मान इतना है, AP का मान इतना है, और फिर बच्चों कॉस थीटा का मान इतना, ये सब उठाकर हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दिया, AP का और कॉस थीटा का। अब मजा आएगा, थोड़ा समझना ना, थोड़ा समझना बाबू, थोड़ा समझना आप लोग, देखना भाई। E बराबर है 1/4πε0 के रहने देते हैं बच्चों, 2a इंटू Q कर दो, और नीचे बच्चों इसका स्क्वायर है और इसका मान 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, देखना ना स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा घात 3 हो जाएगा कि नहीं, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, देखो ना r² है प्लस a स्क्वायर है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और 2 है और इसका घात 1 है तो 3/2 हो जाएगा। ये 3 कहां से आया सर, इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या 1 है तो 3 हो गया, और दोनों में अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब एक चीज और है कि चूंकि आपने अभी पढ़ा कि चूंकि P बराबर होता है 2QA, 2QA मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो बच्चों यहां पे हो जाएगा P, तो E बराबर अपना निकल कर आ जाएगा 1/4πε0 के, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा P अपान r² प्लस a स्क्वायर का 3/2। अब चूंकि बच्चों वही चीज लिखना है कि चूंकि द्विध्रुव का आकार, द्विध्रुव का आकार अत्यंत छोटा है, क्या बच्चों, अत्यंत छोटा है, अर्थात A का मान अत्यंत छोटा हो जाएगा R से, इसलिए बच्चों हमें A की उपेक्षा करना है, A को छोड़ देना है, इसलिए A की उपेक्षा करने पर, A की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा का मतलब क्या है, उसको मार दो गोली, जब A हट जाएगा तो क्या क्या बचेगा, जब A हट जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 1/4πε0। आप लोग समीकरण 3 है तो समीकरण 4 दे देना, ये भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है बच्चों। कितना बचेगा अपना, P अपान r² का पावर 3/2। अब देखो बच्चों 2 स्क्वायर में भी है, बटे में भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल r³ बचेगा, केवल और केवल r³ बचने वाला है, केवल और केवल r³ बचने वाला है। देखिए ना E बराबर हो जाएगा अपना 1/4πε0 के P अपान r³। लो भाई तीव्रता निकल कर आ गया यार, तीव्रता निकल कर आ गया बाबू, तीव्रता, और इसका सदिश रूप,
सदिश रूप कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के P/r³। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, खत्म कहानी, क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चों एक चीज और आपको मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा, यदि आप लोग, जैसे यहां पर मैंने लिखा था कि यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर 1 रख देना। क्या करोगे बच्चों, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो k बराबर कितना कर दोगे, 1 हो। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो परवैद्युतांक 1 होता है। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो परवैद्युतांक 1 होता है, तो फिर k बराबर 1 रख दोगे बच्चों, तो जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये आपका निरक्षीय स्थिति पर भी हो गया। मतलब आज की इस क्लास में आपने अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता दोनों आपने समझा। तो देखो भाई, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ते जाना, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना। यदि आप एक क्लास में मिस करोगे तो अगला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपको अच्छा मेहनत करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आपको पूरे क्लास देखने पड़ेंगे। अधूरे क्लास वाले कभी भी अपने मंजिल तक पार हो ही नहीं सकते, क्योंकि जंप लगाओगे तो या तो सीढ़ी के किसी भी एरिया पे गिर सकते हो या तो फिर से नीचे फिसल सकते हो। इसलिए क्रम से सीढ़ी पर चढ़ते जाएं ताकि मंजिल तक पहुंच जाएं। क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हम सब कर देना, अटेंडेंस लगा देना और प्यार भरा कमेंट जरूर करना बच्चों, क्योंकि हर कमेंट का इंतजार रहता है। और आप सभी का भाई एक छोटा सा प्यार ही हमें मोटिवेशन देता है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों तक, कम से कम 1-2 दोस्तों को शेयर कर दो बस। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।